जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं। F2 का। अच्छा, कल हम बात कर रहे थे कि दो टेबल हैं, एक टेबल है पेज 5 के ऊपर और दूसरा टेबल है पेज 6 के ऊपर। एक फिगर मैं बोलता हूँ मिसाल के तौर पे 5 मिलियन नहीं चले, 5.2 मिलियन, 52000000। अब ये फिगर अब ज़रा देखें, पेज नंबर 5 वाले टेबल पे कहाँ आ रही है? 52000000। भाई ये आखिरी रो में आप डिस्टर्ब हो गए एंड तक, अगर आप अभी चले जाए तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। 520000। भाई आप भी फिर डिस्टर्ब हो गए, थोड़ा समझ जाया करो ना, एंड से बैठना शुरू करो वरना फिर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। 52000000। बताएं जी किस सीरियल में गिर रही है? 7 में गिर रही है। और 52000000 अगर सीरियल 7 में गिर रही है तो इस पे रेट क्या बन रहा है? 30% का रेट बन रहा है। ओके, अगले पेज पे आए, पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पे आके देखें जी, 52000000 की फिगर कहाँ गिर रही है? सीरियल नंबर 7 में गिर रही है। सीरियल नंबर 7 के अंदर जब ये फिगर फॉल कर रही है तो इस पे रेट क्या बन रहा है? 22.5%। इट मीन्स कि ये जो सीरियल है, सीरियल नंबर 7, इसमें 22.5% रेट आ रहा है और इधर रेट आ रहा है 30%। व्हाट डज इट मीन? इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि हम सेफली ये कह सकते हैं कि पेज 5 वाले टेबल में रेट बड़े, भाई कैमरे के, पेज 5 वाले टेबल के जो रेट हैं बड़े हाई हैं और पेज 6 वाले टेबल के जो रेट हैं वो इतने हाई नहीं हैं। क्लियर? अच्छा, और एक और चीज़ ऑब्जर्व करें पेज 5 वाले टेबल्स में कि रेट सिर्फ थोड़े से हैं। 10, भाई उसमें से आवाज़ आ रही थी वो बंद करना पड़े। 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है। लेकिन इधर आए, इधर देखें 10, 15, 20 के दरमियान में 17.5 भी आ रहा है, यानी थोड़ी रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है। उधर डायरेक्ट मेरे ख्याल से पता नहीं 10 से 20 पे जा रहा था या 15 से 20 पे जा रहा था, जो भी है 15 से 20 पे जा रहा था। यहाँ 15 से 20 पे डायरेक्ट नहीं गया, बीच में एक रेट दिया, कितने % तो बताएं कौन सा टेबल टैक्स पेयर के एतबार से अच्छा टेबल है जिसमें थोड़ी रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है? सेकंड पेज वाला टेबल, जो कि पेज नंबर 5 बनता है या 6 बनता है? पेज नंबर 6 बनता है। तो पेज नंबर 6 पे थोड़ी रिलैक्सेशन अवेलेबल है। अच्छा, पेज नंबर 6 लगना कब है इसके ऊपर कल हमारी बात हो गई थी। आज एक और मिसाल ले लेते हैं। कल वाली मिसाल ज़रा नज़र मार लें दोबारा। पता नहीं मैंने दूसरी क्लास में लिखा था डेटा, शायद आपकी क्लास में भी यही लिखा था, यही था 6 लाख, 20 लाख, 3 लाख। अच्छा, तो हमने 28 लाख में 75% लिया था, तो जवाब क्या आ गया था? 21 लाख। 21 लाख को किससे कंपेयर किया था? और सैलरी के साथ हमने क्या लफ्ज लिखा था? कम। तो अगर सैलरी कम है तो बोलें कौन सा टेबल लगेगा? टेबल 1 लगेगा। लेकिन अब अगला सवाल आज करते हैं। मैं एब्रीविएशंस लिख रहा हूं। आईएफएस से मुराद क्या होगा? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जी भाई, सैलरी कमाई है इन साहब ने 5 मिलियन, बिजनेस से इनकम कमाई है 6 लाख, कैपिटल गेन प्रॉपर्टी अदर सोर्स है कोई नहीं। टोटल इनकम कितनी हो गई जी? अच्छा, अब आप हजरात मुझे ये बताएं कि मैं क्या माइनस करूं? ज़कात। ज़कात का एक और नाम क्या है? डिडक्टेबल अलाउंस। मिसाल के तौर पे 50,000 है ज़कात। क्या जवाब आ गया? 55
0 0 0 0 0 यही आ रहा है। 555 आएगा ना, हाँ 555 आएगा। इट इज कॉल्ड एज बोलें टैक्सेबल इनकम। ओके, अब भाई एक काम आपने पेपर में कैलकुलेटर पे करना है, एग्जामिनर को शो नहीं करना, लेकिन बहरहाल फिर भी वो काम कर लेते हैं। इंटू 75%, जी क्या जवाब आया? 4162500 यानी 4.1। तो 4.1 को अगर कंपेयर करें सैलरी से तो सैलरी ज्यादा है, कल क्या थी? कम थी। तो अगर सैलरी ज्यादा है तो इट मीन्स कि ये अच्छी खासी सैलरी कमा रहा है। तो जो बंदा अच्छी खासी सैलरी कमा रहा हो उसको रिलैक्सेशन मिलेगी और इसके लिए कम टैक्स रेट वाला टेबल लगेगा। कम टैक्स रेट वाला टेबल पेज 5 पे अवेलेबल है, पेज 6 पे अवेलेबल है। टेबल 1 है, टेबल 2 है, टेबल 2 लगा दें जी, पेज 6 वाला टेबल। आप आए थे कल? टैक्सेबल इनकम का लेना है कितने परसेंट? 75%। 75% लेके किससे कंपेयर करना है? सैलरी से। इन दोनों फिगर्स को कंपेयर करें, अगर सैलरी इससे ज्यादा आ रही हो तो फिर आपने टेबल 2 लगाना है, जो किस पेज पे दिया हुआ है? पेज 6 पे, क्योंकि जो बंदा अच्छी खासी सैलरी कमाए उसके लिए टेबल 2 है। ओके, अब ये 416 to 500 का करना कुछ नहीं है, अब इसको मैं मिटाने लगा हूं। यानी ये तो सिर्फ किसके लिए था? डिसीजन लेने के लिए था। कौन सा डिसीजन लेने के लिए? तो टैक्स किस टेबल के मुताबिक लगना है? टेबल 2 के मुताबिक। ये बात डिसीजन लेने के लिए थी। देखें देखें देखें, मैं इसको मिटाने लगा हूं, अब इससे कोई कंसर्न नहीं इधर। क्लियर? बस अब डिसाइड हो गया कौन सा टेबल लगना है? टेबल 2 लगना है। तो टेबल 2 लगवाएं जी। सीरियल नंबर कौन सा बन रहा है? 7 बन रहा है, क्योंकि 5 मिलियन से ज्यादा कमा रहे हैं और 8 मिलियन से, तो 6,70,000 टैक्स देना ही देने, प्लस 22.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 5 मिलियन। अब आप मुझे बताएं, ये 5 मिलियन, ये वाली अमाउंट देखनी है आपने, अमाउंट एक्सीडिंग 5 मिलियन में कौन सी वाली अमाउंट देखनी है? ये वाली टैक्सेबल इनकम। बता दें ये अमाउंट 5 मिलियन से कितना बढ़ रही है? ये अमाउंट 5 मिलियन से कितना बढ़ रही है? 5,50,000। क्लियर? अच्छा, फिक्स अमाउंट कितनी देनी है? 6 लाख प्लस 22% ऑफ 5 लाख। जी क्या जवाब आ गया? 793750। कितने लोगों का यही आया था? ओके, आया ये था लेकिन हाथ नहीं खड़ा किया। अच्छा, 2 दफा कहने पे भी हाथ नहीं खड़ा किया। ओके, 793750। चलें जी, अगला सवाल।
इसको क्या कहेंगे? टोटल लेस ज़कात। ज़कात का क्या नाम है दूसरा? डिडक्टेबल। ये क्या आ गई? टैक्सेबल इनकम। कितनी? 12 मिलियन। टैक्स निकालें जी, 12 मिलियन पे टैक्स। डिसाइड करें कौन सा टेबल लगना। जी क्या हो गया? ये इस पे क्यों मसला पड़ गया है? हद होगी, टेबल 1 क्यों लगेगा? 12 मिलियन टू 75%, 9 मिलियन। अजीब लोग हैं टेबल 1 वाले। ये समझ आ रही क्या हो रहा है? हैरान हुआ मैं। सीधी सीधी सी बात है, कोई स्टेप्स बच्चों वाले स्टेप्स हैं तो शायद चौथी क्लास के बच्चे को समझा दीजिए, बात समझा दीजिए। टैक्सेबल इनकम का क्या लेना है? किससे कंपेयर करना है? सैलरी के साथ कम का लॉस लिखना है या ज्यादा का? वो डिपेंड करता है क्या होगा, लेकिन फिलहाल सैलरी के साथ कौन सा लॉस लिखेंगे? ज्यादा का। तो सैलरी ज्यादा होगी तो टेबल, बस जब भी इधर ज्यादा का लॉस आएगा तो कौन सा टेबल लगेगा? टेबल 2। टेबल 1 कहाँ से आ गया था? ओके, बस ये डिसीजन लेने के लिए है। अब इसको मिटा देंगे हम, ये पेपर में एग्जामिनर को शो नहीं करना, ये तो डिसीजन लेने के लिए था। ओवर। चलें जी, 12 मिलियन। 12 मिलियन पे कौन सा सीरियल लगेगा? 8 कैसे लगेगा? बिल्कुल 8 लगेगा, क्योंकि देखिए 9 में लिखा हुआ है वे टैक्सेबल इनकम एक्सीड 12। हमारी 12 से एक्सीड नहीं कर रही, हमारी कितनी है? एग्जैक्ट 12 है। तो कौन सा सीरियल लगेगा? 8। 1345000 प्लस 25% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 8 मिलियन। 8 मिलियन से जो अमाउंट बढ़ रही है उसका कितने परसेंट लेना है? 25%। क्लियर? अच्छा, पहले ये बता दें 25 मिलियन से कितनी अमाउंट, वो 8 मिलियन से कितनी अमाउंट बढ़ रही है? ये जो अमाउंट है जिसे मैं येलो में हाईलाइट करने लगा हूं, ये 8 मिलियन से कितनी बढ़ रही है? अब मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं टैक्स इधर कैलकुलेट कर रहा हूं। जी कितना है? 2345000 प्लस 1345000 प्लस 25% ऑफ 4 मिलियन। 2345000। 1,20,00,000 में से 23 लाख दे देंगे हुकूमत को? तो कुछ भी नहीं है। 1,20,00,000 में से 23 लाख हुकूमत को, तो कोई ज्यादा तो नहीं है। ओके ओके, आगे चलें जी। अच्छा, अब ज्यादा और कम में कभी बराबर भी आ सकता है? यार बोल दिया करें, पता नहीं किन लोगों से बातें हो रही हैं। इधर क्या आ रही थी? सैलरी। और इधर भी अभी जो 2 मिसालें सुबह सुबह जाती की हैं, क्या सैलरी आ रही है? और कल क्या आ रही थी? कम। मैं ये पूछ रहा हूं बराबर भी आ सकता है कभी जिंदगी में किसी मोड़ पे। तो बराबर में क्या करना है देख लेते हैं। टेबल 2 की लाइन पढ़ें। बराबर के केस में क्या करना है? कल क्या डिसाइड किया था? सैलरी ज्यादा के केस में अच्छी खासी लफ्ज शायद आपको लिखवाया था मैंने, दूसरी क्लास में ज्यादा का लफ्ज लिखवाया हुआ है। अच्छा, तो where the income of an individual chargeable under that salary exceed 75%, 75% से ज्यादा हो, इसका मतलब है कम और बराबर के केस में हमेशा अपने टेबल
1 लगाना है। बराबर क्या आएगा, टैक्सेबल इनकम का 75% लेंगे, वो सैलरी के एग्जैक्ट। अगर कभी आ गया जिंदगी में, वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कभी आएगा पेपर में, लेकिन आ गया अगर बराबर, तो टेबल कौन सा लगेगा, 1 लगेगा। क्योंकि ज्यादा के केस में कौन सा टेबल लगता है, आजो भाई आगे आजो इस लाइन में। फर्स्ट डे आपका वो ओके, इट्स ओवर फ्रॉम माय साइड, मेरी तरफ से अब ये ओवर है। सैलरीड इंडिविजुअल की डेफिनेशन आ रही है, सैलरीड पर्सन की, पेज 6 पे। एन इंडिविजुअल हुज इनकम फ्रॉम सैलरी एक्सीड 75% ऑफ, किसका 75% लें, टैक्सेबल इनकम का। उसे किससे कंपेयर करें, सैलरी से। और सैलरी अगर ज्यादा आ जाए तो उसे क्या समझा जाएगा, सैलरीड पर्सन। सैलरीड पर्सन कौन होता है, जो सैलरी कमाए, नो, जिसकी टैक्सेबल इनकम का 75% लें और सैलरी उससे, उस पर्सन को क्या कहा जाएगा, सैलरीड पर्सन। अब ये आप अपने रिवीजन के लिए पेज 8 और 9 कराइएगा। पेज 8 पे कितनी एग्जांपल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये पेज 10 तक जा रही हैं। तो इन 9 की 9 एग्जांपल्स पे आपके 5 से 6 मिनट लगने चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। बस ये डिसाइड करना है कि टेबल 1 लगना है या टेबल 2 लगना है। प्रैक्टिस आपकी है, मुझे और ज़रूरत महसूस नहीं हो रही कि मैं प्रैक्टिस करवाऊँ। इट्स एनफ फ्रॉम माय साइड। ओके, तो चलें जी पेज 7, टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम जो कल हमने निकाली है, टोटल इनकम में से ज़कात वगैरह माइनस करके। तो टैक्सेबल इनकम की डेफिनेशन पढ़ लें, पेज 7। द टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शेल बी द टोटल इनकम, ब्रैकेट वाला नहीं पढ़ना अभी, रिड्यूस्ड, ब्रैकेट वाला नहीं पढ़ना, बाय द टोटल ऑफ एनी डिडक्टेबल अलाउंसेस ऑफ फॉर द ईयर, बट नॉट बिलो, लेकिन जीरो से नीचे नहीं जवाब जा सकता। क्या मतलब है इस बात का, बट नॉट बिलो जीरो? बट नॉट बिलो जीरो को समझाने के लिए ये सवाल है, बट नॉट बिलो जीरो को समझाने के लिए ये सवाल है। अच्छा जी, सैलरी इनकम कितनी है जी, 2 लाख, बिजनेस इनकम, ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, ये हुकूमत का कोई लॉ होगा, कानून है जिसके तहत इसने जमा करवाई है। कैलकुलेट इज 2.5 लाख, वही वाला आ गया, सैलरी इनकम 1.5 लाख, बिजनेस इनकम, टोटल कितना आ जाएगा 2.5 लाख 1.5 लाख का। इसमें से क्या माइनस करेंगे, ज़कात। जवाब क्या आ रहा है, 70,000, लेकिन -70,000, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये येलो और ब्लू को मिलाने से ग्रीन बनता है, बट नॉट बिलो जीरो, जीरो से नीचे लेके जाने की इजाजत नहीं है भाई। ये इधर बता दिया करो, छुप रहे कैमरा भाई, ये बता दिया करो छुप रहे पीछे जो मैं लिख रहा हूँ, छुप रहा था ना, बताना था। अच्छा, बट नॉट बिलो, आप लोग भी बता दिया करें, बट नॉट बिलो जीरो, लेकिन जीरो से कम नहीं हो सकता। तो अब अगर मैं 4 लाख में से 470 माइनस करूं तो जवाब क्या आएगा, -70। अब छोटा भाई कहेगा भाई लिखो यहाँ -70, आपने कहना है नहीं बेटा देखो लिखा हुआ है बट नॉट बिलो जीरो, तो इसलिए कैलकुलेटर तो -70 देगा, लेकिन आपने कितना लिख के आना है, 0 लिख के आना है। अब कुछ बच्चे ऐसे ही क्लास के बाद बंदे ले आते हैं और सवाल पूछते हैं कि ये ज़कात इसकी ज़्यादा कैसे हो गई, कमाया इसने 4 लाख और ज़कात दे रहे 4,70,000,
तो भाई ज़कात इनकम पे नहीं होती, माशाल्लाह आप हज़रात को पता है, बड़े हो गए हैं। ज़कात एसेट्स पे होती है। अब घर के अंदर जेवर पड़ा हुआ है कई सालों का पुराना, कैश पड़ा हुआ है घर के अंदर, अब उस पर ज़कात होती है, ज़कात इनकम पे नहीं होती। तो इसलिए, और ज़कात की कैलकुलेशन वैसे भी हमारे सिलेबस में नहीं। ज़कात जो इसने 2.5% जो भी निकाल के इसने खुद ही निकाली होगी, उससे हमें कंसर्न नहीं है कि इसने ज़कात कैसे निकाली है। हमें बस ज़कात की फ़िगर पेपर में दी होगी, हमने उसे यूज़ करना होगा। तो ज़कात बिल्कुल इनकम से ज़्यादा हो सकती है। घर के अंदर आपके एसेट्स पड़े हुए हैं, इस साल कमाया आपने कम है, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़कात तो एसेट्स के ऊपर होती है। तो ज़कात इसने ज़्यादा दे दी तो मोहतरम इसको आप कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि आप ये नहीं कह सकता कि नेगेटिव 70,000, चलो टेबल देखो इमरान खान तुम मुझे टैक्स दो, तो फिर तो ये चक्कर हो जाना था। तो इसलिए लॉ मेकर ने कहा कि जीरो से नीचे, यहाँ जीरो लिख लें, जीरो से नीचे बिलो नहीं हो सकता, जीरो है यहाँ जीरो लिख लें, बड़ा बड़ा जीरो है, लेकिन जीरो से बिलो नहीं हो सकता ये। क्लियर? ओके। अच्छा, एक चीज ना साथ ही लिंक्ड है, मादरत वो जरा नीचे जाके मैं पहले पढ़ने लगा हूँ, सेक्शन 60। अच्छा, ये जो ज़कात हमने माइनस करनी होती है ना 470 या जो भी है, तो एक बात याद रखिएगा, ये ज़कात सिर्फ वो होनी चाहिए जिसकी आपके पास रसीद हो, और रसीद सिर्फ उस ज़कात की होती है जो ज़कात आप उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक हुकूमत के ख़जाने में जमा करवाएं। जो ज़कात आप हुकूमत के ख़जाने में जमा ना करवाएं उसकी रसीद नहीं होती। और हुकूमत के ख़जाने में जो ज़कात जमा कराई जाती है उसे कहते हैं ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। तो एक बात याद रखिएगा, ज़कात जो आप गरीबों को दे दें, अपने रिश्तेदारों को दे दें, वो ज़कात उस पर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ज़कात सिर्फ तब माइनस करने की इजाज़त होगी जो उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक जमा कराई है। अ पर्सन शेल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस, आपको ज़कात माइनस करने की इजाज़त है। डिडक्टेबल अलाउंस किसका? फॉर ज़कात, ज़कात का। पेड बाय द डिडक्टेबल अलाउंस तो इसका ब्रॉड नाम है ना। A person shall be deductible allowance, आपको माइनस करने की इजाज़त है ज़कात पेड बाय द पर्सन इन अ ईयर अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। तो ये कानून 1980 में बना था। तो इस हुकूमत के खजाने में जाके आप जमा करवाएं पैसे, तो आपको ज़कात डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे माइनस करने की इजाज़त है। अच्छा, अब क्या कुछ लोग करते थे, ये कौन सा साल है? 2019। अच्छा, कुछ लोग ये करते थे कि 70,000 यहाँ माइनस करके हुकूमत से मांगते थे रिफंड, कि हुकूमत आप हमें पैसे वापस करो, तो इसकी नहीं है। कुछ लोग कहते थे जी यहाँ पे आ गया -70, यहाँ आप लिखने तो दे नहीं रहे, तो जब अगला साल आएगा 2020 तो पुराना वाला 70 भी माइनस करने देना, और जो अगले साल की ज़कात होगी वो भी माइनस करने देना है। इसे कहते हैं कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड, इसकी भी हुकूमत ने कहा इजाज़त नहीं है। और कुछ लोगों ने तो बहुत ही बड़ी गेम डाली, उन्होंने कहा कैरी बैक करेंगे हम ये 70, पिछले साल की टैक्स कैलकुलेशन रिवाइज करके हुकूमत को जमा करवाई जाके तेज बन के, और इसमें ये वाला इस साल वाला 70 पिछले साल में माइनस करने की कोशिश की, तो इसको कहते हैं कैरी बैक। तो ना ये 70 रिफंड होगा आपको, ना ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड होके माइनस होगा, ना ये पिछले साल कैरी बैक होके माइनस होगा, बल्कि 70,000 का लफ्ज़ आप यहाँ लिख लें डेड। डेड, डेड मीन्स इस 70,000 का आपको कोई फायदा नहीं मिल सकता। ना इस साल माइनस होगा, ना किसी अगले साल माइनस होगा, ना उससे पिछले साल माइनस होगा। ओके, कैरी फॉरवर्ड क्या मतलब? अगले साल माइनस कर लो। लॉ मेकर कहते हैं नहीं, कैरी बैक मींस पिछले साल माइनस कर लो, इसकी भी इजाजत नहीं है। पेज 7 का एंड है, पॉइंट 3।
एन अलाउंस फॉर अ टैक्स ईयर, अलाउंस कौन सा वाला? डिडक्टेबल अलाउंस। अलाउंस कौन सा वाला? डिडक्टेबल अलाउंस दैट इज नॉट फुली, कितना फुली डिडक्ट नहीं हो सका? shall not be refunded, shall not be carried forward to subsequent, shall not be carried back to preceding। तो ना कैरी फॉरवर्ड होगा, ना कैरी बैक होगा, और ना रिफंड होगा। ये डब्बे में जो बात दी होती है आपके समझने के लिए दी होती है, ये आपने याद नहीं करनी होती। ज़कात पेड टू रिश्तेदार लॉ का हिस्सा नहीं है, ये will not be deducted because it is not considered as zakat as per zakat and relatives, beggars, relatives को काट के beggars नहीं लिखना, बुरा मना जाएंगे। relatives, beggars will not be deducted। तो रिश्तेदारों को, गरीबों को ज़कात दे दें, वो माइनस करने की इजाज़त। If the question is खामोश about ज़कात, अगर सवाल बता ही नहीं रहा ज़कात आपने कैसे जमा करवाई, जैसे कि हमारा सवाल था, कल से जो सवाल हम किए जा रहे हैं उनमें नहीं बता रहा ज़कात आपने कैसे जमा करवाई, तो फिर इस सूरत में ज़्यूम हम कर लेंगे कि ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक जमा करवाई। बेशक पेपर में एजम्पशन लिख दीजिएगा, दिन ज़कात इज़ बीइंग पेड अंडर ज़कात एंड, तो ये ज़्यूम कर लेंगे ज़कात एज पर उशर ऑर्डिनेंस जमा करवाई। क्या? हाँ, वो ज़कात जैसे मर्जी दे, बेनिफिट सिर्फ उसका मिलेगा जो उशर ऑर्डिनेंस वाली है, वो उशर ऑर्डिनेंस में ही जमा करवाते हैं, वो हम पढ़ेंगे। ओके, आगे आ जाए जी। टोटल इनकम, इसी पेज पे हम, पेज 7 पे। टोटल इनकम, टोटल इनकम इज सम ऑफ पर्सन्स इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम फॉर द ईयर। सारे हेड्स ऑफ इनकम को जमा कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड एज, बोले, टोटल इनकम। इसको जरा मैं अभी रेड सिग्नल दे रहा हूं, इसे बाद में करेंगे। हेड्स ऑफ इनकम कौन से हैं जी? कैपिटल गेन और अदर सोर्स, ये हेड है। नौकरी करना, घर किराए पे देना, कारोबार करना, शेयर खरीद के बेचना, और कोई इनकम कमाना जो ऊपर वाले में फॉल ना कर रही हो। अच्छा, अच्छा, ये जो इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस आई है, ये एग्जांपल 2 है 3 है? 2 है। एक तो कल की थी ना, वो एग्जांपल 1 थी, ये एग्जांपल 2 है, ठीक है, जो आज सुबह सुबह आते की थी। ये जो इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस आई होगी, इसमें इसकी कोई ना कोई सेल होगी और कोई ना कोई उस सेल को करने के लिए खर्चे हुए होंगे। मिसाल के तौर पे इसकी सेल थी 9 लाख, और खर्चे थे 3 लाख, तो इसका प्रॉफिट कितना आया होगा? तो अब एग्जाम्पल 2 अगर आपकी आंखों के सामने है तो मुझे बता दें, सेल जो सुबह सुबह हमने एग्जाम्पल की है, इसकी सेल कितनी है, खर्चे कितने हैं, नेट प्रॉफिट। हम हुकूमत को सेल पे टैक्स देंगे या प्रॉफिट पे टैक्स देंगे? जो सेल की उस पे टैक्स देंगे या जो बचा उस पे टैक्स देंगे? जो प्रॉफिट बचा उस पे टैक्स देंगे। बिजनेस में टैक्स कैसे, बिजनेस की प्रॉफिट कैसे निकलते हैं? सेल माइनस एक्सपेंसेस। अच्छा, ये 3 लाख कहाँ माइनस किया करेंगे? ज़कात के साथ माइनस किया करेंगे या रेलिवेंट हेड में माइनस किया करेंगे? रेलिवेंट हेड में। हो सकता है कैपिटल गेन के भी कोई खर्चे हों, शेयर खरीदने के, हो सकते हैं अदर सोर्स के भी, घर किराए पे दिए, रिपेयर वगैरह कराई हो, खर्चे तो होते हैं हर हेड के। तो बता दें, हर हेड की जो इनकम निकला करेगी वो सेल हुआ करेगी, जिसको ग्रॉस रिसीट कहते हैं, या सेल में से खर्चे माइनस करके आएगी? प्राइस आपकी फीस पे हुकूमत को टैक्स देगा या फीस में से बिजली के बिल, टीचर की सैलरीज माइनस करेगा? माइनस करके टैक्स देगा। क्लियर? अच्छा, ये जो है ना सेल,
इसे हम नाम देंगे चार्जेबल, और ये जो है ना एक्सपेंसेस, इनको हम नाम देंगे डिडक्शन। डिडक्टेबल नहीं, क्योंकि डिडक्टेबल तो नीचे एक चीज पड़ी हुई है, उसका नाम क्या है, ज़कात। तो ये जरा आप जाएं इस एग्जांपल को ढूंढें जो आज सुबह सुबह आते ही किया है, सेल माइनस एक्सपेंसेस, यहां लिख लें। ये एग्जांपल अगर आपने रजिस्टर पे नोट की हुई है कहीं, सेल लिख लें 9 लाख, एक्सपेंसेस लिख लें 3 लाख। ढूंढे ये एग्जांपल, सुबह सुबह आते ही की थी। इस 3 लाख को मैं डिडक्टेबल अलाउंस क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि डिडक्टेबल अलाउंस तो टोटल इनकम के बाद माइनस होगा, ज़कात को कहते हैं डिडक्टेबल अलाउंस। इस 3 लाख को डिडक्टेबल अलाउंस कहेंगे या डिडक्शन, डिडक्शन। और सेल का मुश्किल सा नाम क्या है, चार्जेबल, चार्जेबल, टैक्सेबल समझ लें। और ये 6 लाख क्या होगा, नेट प्रॉफिट। ये 6 लाख इसका नेट प्रॉफिट है, तो न्यूमेरिकल के फेस पे क्या ऐड किया करेंगे, नेट प्रॉफिट। ओके, चलें जी वापस आ जाएं इसमें। ओके, चलें जी पॉइंट 2 में आ जाए। द इनकम अंडर आ हेड ऑफ इनकम, अंडर आ हेड, अंडर हर हेड में अलग अलग इनकम निकला करेगी ना, बिजनेस की अलग, कैपिटल गेन की अलग। इनकम अंडर आ हेड ऑफ इनकम फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी द टोटल चार्जेबल अमाउंट से मुराद है यहां सेल। टोटल चार्जेबल अमाउंट डिराइड बाय द पर्सन या बिजनेसमैन, इस सवाल में अगर वो बिजनेस करा था, टोटल चार्जेबल अमाउंट डिराइड बाय द पर्सन अंडर द हेड, उस हेड में, माइनस इसमें से क्या करना है, माइनस टोटल डिडक्शंस। टोटल डिडक्शंस, डिडक्शंस का क्या मतलब है, डिडक्शंस या डिडक्टेबल अलाउंस, डिडक्शंस। तो बताएं किसी भी हेड ऑफ इनकम में इनकम कैसे निकलेगी, टोटल चार्जेबल अमाउंट रिड्यूस्ड बाय टोटल डिडक्शंस। ओके, पॉइंट 3, पॉइंट 3, बिजनेस की सेल कितनी थी, 9 लाख थी ना अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने शो की थी, और खर्चे कितने थे, फर्ज करें ये 3 लाख नहीं थे, 13 लाख थे। क्या आ गया, लॉस, कितना, 4 लाख का लॉस आ गया। ये लॉस नेगेटिव में आया है, कैसे देखें इधर, 9 लाख माइनस
3 लाख नहीं, 9 लाख माइनस 13 लाख। फर्ज करें बिजनेस के खर्चे बहुत ज्यादा हो गए, 9 लाख माइनस 13 लाख, तो यहां क्या आ गया? नेगेटिव। भाई ये नेगेटिव लिखने की इजाजत है, वो कोई और नेगेटिव है जो मैंने मना किया था। प्लीज, वो कौन सा नेगेटिव है? डू नॉट मिक्स अप द थिंग्स। टोटल में से ज़कात माइनस करें तो 0 से नीचे नहीं लिख सकते, लेकिन अगर बिजनेस में सेल में से आप खर्चे माइनस करें तो लॉस आ सकता है। ये नेगेटिव की इजाजत है, कोई मसला नहीं, इसका नाम लॉस रखेंगे और इसे माइनस करने की इजाजत होगी। ठीक है, लॉस आया आपका, नेचुरल है, नॉर्मल सा लॉस है बिजनेस का, कोई नहीं, आप उसे रिकॉर्ड करें। समझ आ गई बात? तो इसको नेगेटिव आप करेंगे, इसमें कोई हरज नहीं है। इसलिए इस 4 लाख को मैं ग्रीन सिग्नल दे रहा हूं, इस 4 लाख में मुझे एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 4 लाख नेगेटिव है और डंके की चोट पे हम बोलेंगे नेगेटिव है। ओके, वेयर टोटल डिडक्शंस कितनी है जी? टोटल डिडक्शंस 13 लाख। Allowed to a person for a tax year under a head of income exceed the total amount chargeable to tax. What is total amount chargeable? What are total deductions? The banda shall be assumed as sustaining a, ये लॉस आ गया आपको। यहां इसने मना नहीं किया कि लॉस नहीं है, ये जहां इसने लॉस माना है इसे, ये समझा जाएगा बंदे को लॉस आ गया। हमने कहा फिर इस 4 लाख का करना क्या है? इस 4 लाख को यहां से हम माइनस करते हैं। कहते हैं वो बड़ी डिटेल से बात होगी, इस 4 लाख को करना क्या है वो जरा सब्र कर लो आप। कहते हैं आ लॉस, वो जो 4 लाख आपको नजर आ रहा है, आ लॉस शेल बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद चैप्टर 14। कहते हैं वो चैप्टर 14 में जाके देखेंगे इस लॉस का क्या करना है। अभी कहते हैं इस बात को छोड़ो, ये तकरीबन 5-6 दिन लगेंगे इसको समझने में कि इस 4 लाख का अब करना क्या है। तो बहरहाल बता दें जी क्या बना नट शेल। सेल में से खर्चे माइनस करें नेगेटिव आ सकता है, टोटल इनकम में से ज़कात माइनस करें नेगेटिव आ सकता है। इस लाइन से ऊपर ये जो माइनस करें हैं इसे क्या कहते हैं? और इस लाइन से जो नीचे माइनस करें, इधर जब आप इसमें से माइनस करें तो नेगेटिव, इसको माइनस करें तो नेगेटिव नहीं आ सकता। अच्छा जी, अब आगे कमाल बात आने लगी है पॉइंट 5 और 6 में। जो हमने कल डेफिनेशन पढ़ी थी रेजिडेंट की और नॉन रेजिडेंट की, उसकी सिग्निफिकेंस आने लगी है। परसों हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसका मकसद क्या था रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का। अच्छा जी, ये नीचे एक टेबल बना हुआ है, इसको देखते हैं। सिर्फ व्हाइट बोर्ड की तरफ देखना है आपने। रेजिडेंट में मैं सर आसिफ का नाम लिख देता हूं, सर आसिफ। सर आसिफ पाकिस्तान में, पाकिस्तान सोर्स इनकम लफ्ज़ मैंने लिखा हुआ है। सर आसिफ पाकिस्तान में इनकम फ्रॉम सैलरी कमा रहे हैं राइस से, तो ये इनकम इनकी टैक्स से बल है, इस पे इन्होंने टैक्स जमा करवाना है। बाहर के मुल्क में जर्मनी के अंदर ना सर आसिफ का एक पेट्रोल पंप है। नहीं, ये बस अब मैंने आपको बता दिया, आपने ज़्यादा आगे नहीं बात। जर्मनी में इन्होंने एक पेट्रोल पंप खोला हुआ है। तो ये कौन सी इनकम कमा रहे हैं जी? फॉरेन सोर्स इनकम। तो ये भी टैक्सेबल है, ये तो बिजनेस होगी ना, तो ये भी टैक्सेबल है। जब ये साबित हो जाए कि कोई बंदा पाकिस्तान में 183 डेज रुक गया तो वो क्या बन गया? सरासर तो 365 डेज ही पाकिस्तान थे, बस बीच में 5 दिन के लिए आप चलें लगा लें गए थे जर्मनी, लेकिन वो ऑब्वियसली आप लोगों को तो नहीं पता होगा। तो वो 5 दिन के लिए जर्मनी गए थे, तो 360 दिन जो है वो पाकिस्तान में मौजूद रहे, तो इसलिए वो क्या बन गए? रेजिडेंट बन के बंदा फंस जाता है। रेजिडेंट बंदा अपनी वर्ल्ड इनकम पे टैक्स जमा कराता है, रेजिडेंट बंदा अपनी वर्ल्ड इनकम पे टैक्स जमा कराता है। यानी रेजिडेंट बंदा जो है पाकिस्तान वाली इनकम पे भी टैक्स जमा कराएगा
और बाकी अगर दुनिया में 250 कंट्रीज हैं उनमें से एक कंट्री पाकिस्तान है, 249 कंट्रीज में जहां जहां इसने पंगा डाला हुआ है उस मुल्क में जितना जितना कमा रहा है उन सब पे आके पाकिस्तान की हुकूमत को टैक्स जमा करवाएगा। बाहर की हुकूमतें अगर टैक्स ले लें वो अलग सवाल है, वो किसी और चैप्टर में हम पढ़ेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इमरान खान या FBR वाले सरासिफ से पाकिस्तान वाली इनकम पे भी टैक्स मांगेंगे और जितने मुल्कों में पेट्रोल पंप खुले हुए हैं सारे मुल्कों में पाकिस्तान में आके ये टैक्स जमा कराएंगे। बाहर वाले अगर उनसे टैक्स मांगते हैं तो वो इस वक्त हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। तो रेजिडेंट मारा जाता है, इसकी कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? पाकिस्तान सोर्स और फॉरेन सोर्स। अच्छा जी, आगे चलें। आगे जी, सचिन तेंदुलकर साहब, ये पाकिस्तान में मैच खेलने आए, मैच खेलने आए। तो ये मैच से जो इन्होंने कमाया, ये इनकम मैच किस हेड में इनकम जाती है वो हमारे स्कोप में नहीं है, इसको छोड़ें। अच्छा, मैच खेलने आए, वो जब हेड्स ऑफ इनकम देखेंगे उसको क्या देखेंगे। अच्छा, मैच खेलने आए तो पाकिस्तान में मैच खेलने आए तो ये इनकम पे इन्हें क्या देना पड़ेगा? मैन ऑफ द मैच मिला, जो पैसे मिले इस पे इन्हें क्या देना पड़ेगा? लेकिन हम सचिन तेंदुलकर से पूछे कि इंडिया के अंदर तुमने कौन सी फैक्ट्री लगाई हुई है, वो कहेगा सॉरी भाई इमरान खान, ना मैं तुम्हें बताऊंगा ना मैं तुम्हें उस पर टैक्स दूंगा। तो बता दें जो सबसे बड़ी बात आज सीखी कि नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल नहीं है। अब जरा आप हजरात मुझे दोबारा ये फिल आउट करवा दें, ये फिल आउट करवा दें जी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। रेजिडेंट की पाकिस्तान की इनकम पे टैक्स मांगा जाएगा, सरासे की पाकिस्तान की इनकम पे? यस। रेजिडेंट की बाहर की इनकम पे टैक्स मांगा जाएगा? यस। नॉन रेजिडेंट की पाकिस्तान वाली इनकम पे टैक्स मांगा जाएगा, पाकिस्तान में जाके कमाई है इसने। एक बंदा 4, 5, 15, 20 दिन, 50 दिन, 60 दिन, 100 दिन, 182 दिन के लिए पाकिस्तान आया, उसे पाकिस्तान वाली इनकम पे टैक्स मांगा जाएगा? उससे बाहर वाली इनकम पे टैक्स मांगा जाएगा क्योंकि वो पाकिस्तान का रेजिडेंट ही, तो इसे बाहर वाली इनकम छोड़ो। अब ये बात ऊपर पॉइंट 5 में लिखी हुई है और ये बात पॉइंट 6 में लिखी हुई है, पढ़ लेते हैं जी। तो बात आपके समझाने के लिए लॉ की लैंग्वेज पढ़ लें। लॉ क्या कहता है जी? रेजिडेंट बंदा कौन कौन सी इनकम पे टैक्स देगा? ये कौन सा पॉइंट हमने पढ़ लिया? और नॉन रेजिडेंट बंदा सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पे टैक्स देगा। आप बता दें रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन में फायदा किसको हुआ? नॉन रेजिडेंट। अगर एक बंदा 183 डेज रुक जाए तो मारा जाएगा, तो बेहतर है आप उसे मशवरा देंगे जल्दी जल्दी अपना काम समेटो, 1-2 दिन पहले निकल जाओ किसी तरह पाकिस्तान से, तुम्हें क्या फायदा होगा? नहीं, टैक्स तो देना पड़ेगा, पाकिस्तान में जो करके गया पंगे उस पर टैक्स देना पड़ेगा। सिर्फ टैक्स किस पे नहीं देना पड़ेगा? फॉरेन सोर्स इनकम। ओके, अच्छा जी, ये पॉइंट हमारा रहता था पॉइंट बी, इसको पढ़ लेते हैं। सर उमेर आपसे कहते हैं कि जी मैं कमा रहा हूं इनकम फ्रॉम सैलरी राइस से, अच्छा चलो कितनी कह रहे हो? 8 लाख, 8 लाख इनकम फ्रॉम सैलरी कमा रहा हूं और मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस है एग्रीकल्चर से। अच्छा, ये हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, ये एग्जाम्प्ट है पाकिस्तान में। एक चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे
कि आप टॉयज़ बेचें तो टैक्सेबल है, एसी बना के बेचें तो टैक्सेबल है, लैपटॉप बना के बेचें तो टैक्सेबल है बिज़नेस, कॉलेज चलाएं तो टैक्सेबल है। लेकिन अगर आपके बाग लगे हों तो उस पर हुकूमत खुश होती है। एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए बिज़नेस इनकम एग्रीकल्चर की माफ़ है, इसलिए जितने एग्रीकल्चर वाले हैं वो पाकिस्तान में टैक्स जमा नहीं करवाते अपनी एग्रीकल्चरल इनकम पे। तो एक इनकम फ्रॉम बिज़नेस की हमने मिसाल पढ़ी कि इनकम फ्रॉम बिज़नेस एग्रीकल्चर में एग्जेम्प्ट है। बाकी अगर इसके अलावा कोई भी बिज़नेस है तो उसकी इनकम क्या है, टैक्सेबल है। अच्छा जी, अब इसका अगर आपने पेपर में न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो न्यूमेरिकल आप ऐसे सॉल्व करेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है जी, 8 लाख, और टोटल इनकम 8 लाख, वो तो एग्जेम्प्ट है ना, और ज़कात वगैरह माइनस करके। तो न्यूमेरिकल में हमने क्यों इग्नोर कर दी एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि एग्जेम्प्ट है। अब टेबल में जाके हमने ये नहीं देखना 6 लाख पे क्या टैक्स लगेगा, टेबल में जाके सिर्फ क्या देखने में, जो टेबल थे 8 लाख पे। अच्छा, लेकिन एक चीज लॉ मेकर ने थोड़ी अजीब से लिखी हुई है, थ्योरेटिकली स्पीकिंग। हर चीज के ना कभी दो एंगल भी हो जाते हैं। थ्योरेटिकली स्पीकिंग, अगर वैसे सर उमैर से हुकूमत पूछे ना कितना कमाया, तो सर उमैर को बताना चाहिए कि मैंने 14 लाख कमाया, वरना फिर बड़ा मसला हो सकता है। फिर हुकूमत वाले पूछेंगे ये आपने गाड़ी कैसे खरीदी, आप तो कह रहे हो आपने 8 लाख कमाया साल में और आपने ये गाड़ी खरीदी भी है, तो ये गाड़ी कहां से खरीदी। तो इसलिए एग्जेम्प्ट इनकम माना कि इस पे टैक्स नहीं देना, लेकिन बातों बातों में हुकूमत को हमें बताना चाहिए, हुकूमत को बातों बातों में कि मैं क्या कमा रहा हूं, एग्रीकल्चर इनकम भी कमा रहा हूं, लेकिन उस पर आपने टैक्स, क्योंकि हुकूमत हमें पकड़ती कैसे है। अब लोग पूछते हैं कि यार लोग टैक्स जमा नहीं कराते, हुकूमत उनको कैसे पकड़ती है, तो हुकूमत उनके लिविंग स्टाइल से पकड़ती है। हुकूमत कहती है बड़े बड़े घर बना लिए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो और कह रहे हो मैंने कमाया 8 लाख है, तो ये क्या चल रहा है चक्कर। तो फिर हुकूमत को हमें खुद चाहिए कि हम हुकूमत को थ्योरेटिकली ज़बानी कलामी क्या बता दिया करें कि मैंने कितना कमाया है, 14 लाख। तो बताएं थ्योरेटिकली स्पीकिंग मैंने कितना कमाया है, 14 लाख। तो अगर ज़बानी कलामी हुकूमत हमसे पूछे, बल्कि एक सफ़ा भी हम कई दफ़ा हुकूमत को जमा करा देते हैं कि हमने 8 लाख ये वाला कमाया था, 6 लाख एक और कमाया है, लिख के भी हुकूमत को दे देते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल में याद रखिएगा गलती से भी किसको नहीं लिखना, 6 लाख को नहीं लिखना। लेकिन वैसे अगर हुकूमत बात करे तुमने कितना कमाया, 14 लाख, ओके। तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग इनकम कितनी है जी, 14 लाख। लेकिन ब्लैक वाला हमारे लिए मेन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल पोर्शन है। ये तो ऐसी ज़बानी कलामी बात की है एक, लेकिन ये ज़बानी कलामी बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि लॉ ने इसको अपनी बात का हिस्सा बनाया। ये मैं अब आपको पढ़ाने लगा हूं सेक्शन 10 का बी। तो सेक्शन 10 का बी पढ़ाने के लिए ये जरूरी था, आप नोट कर लें। जी अगर एक पर्सन का पाकिस्तान में भी काम कंपनी है और बाहर भी कंपनी, लेकिन वो रहता है 2 साल बाहर हुआ, तो क्या वो पाकिस्तान में जो उसने पैसा कमाया उस पर टैक्स देगा? वो तो नॉन रेजिडेंट है ना, तो नॉन रेजिडेंट के लिए क्या रूल पड़ा है, नहीं नॉन रेजिडेंट के लिए रूल क्या पड़ा है, हाँ तो 0 डेज रुका ना, तो क्या बन गया,
नॉलेज रेंट टू, लेकिन पाकिस्तान में नहीं देगा। हाँ पाकिस्तान में देगा, नॉलेज रेंट वाला रूल लगेगा, सिंपल। जी सेक्शन 10, द टोटल इनकम इज सम ऑफ, टोटल इनकम इज पर्सन्स इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम एंड पर्सन्स इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर एनी प्रोविजन ऑफ लॉ, अंडर एनी प्रोविजन ऑफ लॉ हम पढ़ेंगे, प्रोविजन ऑफ लॉ होता है लॉ का कानून, वो प्रोविजन हम पढ़ेंगे सेक्शन 41 है शायद बिजनेस वो एग्रीकल्चर का। तो अब बताएं इधर मैं कितना लिखूं, 8 लाख, इधर कितना लिखूं, 6 लाख, व्हाट इज माय टोटल इनकम। लेकिन ये बात थ्योरी की हद तक है, ये जो पॉइंट बी है थ्योरी की हद तक है। तो थ्योरी की हद तक मेरी टोटल इनकम कितनी है, 14 लाख, लेकिन न्यूमेरिकल में टोटल इनकम कितनी लेके जाऊंगा, 8 लाख। तो अगर कभी पेपर में टोटल इनकम की डेफिनेशन आ गई तो टोटल इनकम में आप एग्रीकल्चर भी डाल दीजिएगा, कोई मसला नहीं, टोटल तो है ना। लेकिन अगर कभी न्यूमेरिकल करना पड़ गया तो फिर उसमें आपने एग्रीकल्चर इनकम नहीं ऐड करनी, क्योंकि उस पर तो फिर टैक्स लग जाएगा। लिख रहे हैं आप लोग, ये साथ साथ लिखते होते हैं, ये याद रहता है, ये याद भी अभी रहता है 5-10 मिनट तक, घर जाके भी भूल जाता है और फिर आगे कभी दूसरे दिन किताब उठा के देखें फिर तो वैसे नहीं ये बातें याद रहती, क्या बात हुई थी पता नहीं, लिखते नहीं आप लोग, बॉल पॉइंट डेप्रिशिएट हो जाती है। तो एग्जेम्प्ट इनकम को भी आपने टोटल इनकम का पार्ट बनाना है। अब वैसे तो एक ऊपर लाइन मैंने छुड़वाई हुई थी, वो मैं आपको कटवा देता हूँ क्योंकि आपको बात समझ आ गई है, और लॉ में कोई सेक्शन सब सेक्शन के रेफरेंस दिए हो तो वो कोई याद रखने ज़रूरी नहीं है। लेकिन उसने ना ऊपर एहतियात के दर्जे में बात बता दी है कि जब आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ना तो सिर्फ क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 10 लेनी है। यहाँ उसने लिखा नहीं न्यूमेरिकल आपने करना है, क्योंकि लॉ में अगर इतनी वाज़ेह चीज़ें नहीं बताता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। जब आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ना तो फिर आपने सिर्फ 10 का ए लेना है। क्या मतलब, फिर आपने सिर्फ बोले 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 10 का ए लेना है। ऊपर उसने ब्रैकेट में ये बात लिखी हुई थी, लेकिन छोटे पर आप लोगों ने क्या लिखनी क्या याद करनी, लीव इट, बस आपको कॉन्सेप्ट जहन में रह गया, इसलिए इस ब्रैकेट को अगर आप काट भी दें तो कोई हर्ज नहीं पेपर में। बस आपको ये बात पता होनी चाहिए कि थ्योरेटिकली स्पीकिंग टोटल इनकम में कौन सी इनकम शामिल है, बोलें एग्जेम्प्ट इनकम, बोलें टोटल इनकम में कौन सी इनकम शामिल है, थ्योरेटिकली स्पीकिंग, लेकिन न्यूमेरिकल में एग्जेम्प्ट इनकम शामिल नहीं करनी। ओके अच्छा, ये दो ना डिडक्टेबल अलाउंसेस और आ रहे हैं, इनकी तरफ आ जाते हैं। पहले आप 1-2 मिनट लगा के ये ज़रा पढ़ लें, बस ये सफ़ा एक दफ़ा दोबारा, पेज 7।
ओके, अगले सफ़े पे आ जाए। सेक्शन 60A और 60B। A person shall be entitled to a deductible allowance। आपको एक डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की इजाजत होगी। ये ना आमतौर पे कंपनी की बात होती है। कंपनी को डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की इजाज़त होगी फॉर द अमाउंट ऑफ वर्कर वेलफेयर फंड पेड बाय द कंपनी अंडर वर्कर वेलफेयर लॉ। होता ये है कि कंपनीज जो है अपने वर्कर्स के बेनिफिट के लिए, कंपनी तो ज़कात नहीं दे सकती, तो कंपनी अपने वर्कर्स के बेनिफिट के लिए एक फ़ंड बनाती है। फ़ंड याद रखिएगा, जब भी लफ्ज़ आएगा ना, एक बास्केट होती है जिसमें पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। फ़ंड पूरे कानून में जहाँ जहाँ लफ्ज़ आया करेगा उससे मुराद एक बास्केट हुआ करेगी। तो कंपनी अपने वर्कर्स के वेलफेयर के लिए एक बास्केट में कुछ पैसे अलग करके रखती रहती है। वो जो पैसे कंपनी अलग करके रख रही है वो कंपनी को ज़कात तो माइनस करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि कंपनी इस पर ज़कात नहीं लगती, तो कंपनी इसको ये पैसे माइनस करने की इजाज़त है। कंपनी ये न्यूमेरिकली हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि कंपनीज की टैक्सेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। इसलिए ये जो दोनों मैं पॉइंट पढ़ा रहा हूँ 60A और 60B पेपर में से थ्योरी की हद तक याद करना है। न्यूमेरिकल में मैंने ज़कात के साथ नहीं डलवाया आपको कल से, इसलिए कि ये न्यूमेरिकली हमारे सिलेबस में नहीं है। A person shall be entitled to a for the amount of any zakat paid, नहीं, any worker welfare fund, फंड मीन्स बास्केट में पैसे डाल दिए, बाय द कंपनी, किसने पैसे डाले, अंडर वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस। वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस कोई कानून होगा, उस कानून के दायरे में रहते हुए आपने पैसे डालने हैं। एक दो और कानून नए भी बन गए हुए हैं, वो भी उसने लिख दिया। और अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू वर्कर्स वेलफेयर फंड इनेक्टेड बाय सूबे। एक तो इसको काट दें, एक तो गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया होता है, वो तो वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस है। कुछ कानून सूबों ने भी बनाए हुए हैं, तो चाहे सूबा कानून बनाए चाहे फेडरल गवर्नमेंट कानून बनाए, बस जैसे ही आपने वर्कर की वेलफेयर के लिए, उनकी रिफाह आमा के लिए पैसा डाला बास्केट में, तो आम लोगों को ज़कात माइनस करने की इजाज़त है और कंपनी को WWF माइनस करने की इजाज़त है। दोबारा पढ़ें इसको ज़रा, ताकि इधर ही याद हो जाए। A person shall be entitled to a for the amount of zakat paid, WWF paid। किसने पे किया, कंपनी ने। अंडर के आगे दो बातें हैं, या अंडर वर्कर वेलफेयर ऑर्डिनेंस और एनी अदर लॉ रिलेटिंग टू वर्कर वेलफेयर इनेक्टेड बाय। इनेक्टेड का क्या मतलब होता है, लगाया, इनेक्ट किया, लगाया, तो इनेक्टेड बाय बोले प्रोविंसेस। अगली लाइन जरा छोड़े, सेम लाइनिंग है आगे, वर्कर पार्टिसिपेशन फंड। वेलफेयर और पार्टिसिपेशन में थोड़ा सा फर्क है। वेलफेयर तो ये उनकी रिफाह आमा के लिए पैसे रखे, पार्टिसिपेशन ये है कि जो वर्कर अच्छा काम करते हैं उनको प्रॉफिट का कुछ हिस्सा लोग बांट देते हैं, तो प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने देते हैं बोनस के तौर पे, खुश करने के लिए वर्कर्स को। अ पर्सन, इंग्लिश वही है, अ पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू अ फॉर द अमाउंट ऑफ एनी वर्क, बस वो इंग्लिश ऊपर वाली आपने याद करनी है, बाय डिफॉल्ट याद हो जाएगी। पेड बाय द अंडर, अच्छा लॉ का नाम क्या है, कंपनीज प्रॉफिट वर्कर पार्टिसिपेशन एक्ट, और अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू इनेक्टेड बाय प्रोविंसेस, ब्रैकेट मैंने काट दिया, इनेक्टेड बाय प्रोविंसेस। जो किसने लगाया जी, सूबों ने लगाया, या सूबों ने ये कानून बनाया हो या फेडरल गवर्नमेंट ने कानून बनाया हो। दोनों सूरतों में अगर आपने पैसे रख दिए वर्कर्स के लिए अलग, तो इससे फायदा क्या होगा, डिडक्टेबल अलाउंस की तरह माइनस करने की इजाजत है। चलें जी, आखिरी लाइन पढ़ें आज की, फिर खत्म करते हैं इसको। ये दोनों में एक ही लाइन लिखी हुई है, ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट, ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट,
प्रोविंशियल का क्या मतलब होगा? ट्रांस प्रोविंशियल, मिसाल के तौर पे पैकेजेस एक फैक्ट्री है, ये चले नेस्ले की फैक्ट्री है, तो नेस्ले एक इंडस्ट्री है जो कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं। नेस्ले की फैक्ट्री पंजाब में भी है, फैक्ट्री पंजाब में भी है और सिंध में भी है, तो नेस्ले को कहा जाएगा ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट से मुराद एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन। नेस्ले को क्या कहा जाएगा? ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट। ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जो 2 या 3 या 4 सूबों में एक वक्त में इकट्ठा काम कर रही है, ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, ये ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट्स जो है ना, ये थोड़ा सा कई दफ़ा गड़बड़ करती थी पैसे पुसे देने में, तो ये इसके लिए इन्होंने ना डिडक्टेबल अलाउंस अलाउ नहीं किया हुआ, लेकिन कुछ और बेनिफिट्स हैं वो आपसे ये फाइनल में जाके पढ़ेंगे। इनको इन्होंने कहा हुआ है कि आप लोगों ने ना कई दफ़ा ये किसी एक सूबे के पैसे दूसरे में दे देते थे, एक सूबे वालों को ज़्यादा पैसे दे दिए, दूसरे सूबे वालों को कम दे दिए, तो इन चीज़ों को डिस्करेज करने के लिए लॉ मेकर ने थोड़ा सा इनको डराया है और कहा है तुम्हें डिडक्टेबल अलाउंस हम माइनस, लेकिन इनको कुछ और बेनिफिट्स अवेलेबल हैं जो आपके सिलेबस में और आपके स्कोप में नहीं है, इसलिए उनकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं। आपने ऐसे नहीं सोचना आप घर जाके इनके साथ क्यों ज्यादती हो रही है, इनका क्या कसूर है, इस एतबार से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना। नो डिडक्टेबल अलाउंस, बोले नो डिडक्टेबल अलाउंस विल बी अलाउड फॉर अमाउंट ऑफ WWF पे टू प्रोविंसेस। ओए हो, ये लोग अपने एम्प्लॉयज को पैसे नहीं देते, ये प्रोविंस को, ये सूबे को पैसे दे देते हैं और सूबे वाले फिर इनके एम्प्लॉयज में बांटते हैं। अब आप कहेंगे सर फिर तो जबरदस्त तरीका है, पहले सूबे वालों को ये पैसे देते हैं फिर सूबे वाले इनके एम्प्लॉयज को बांटते हैं, फिर तो हुकूमत को अलाउ करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, आपकी बात बजाए, लेकिन हुकूमत ने इसकी जगह कुछ और बेनिफिट्स इनको दे दिए हैं जो यहाँ पे जिक्र नहीं किए गए। तो यहाँ पे एक जरा बारीक बात और देखें जो इसने लिखी है, इसने ये लिखी है ये पैसा किसको देंगे, ये डायरेक्ट एम्प्लॉयज को नहीं देंगे। नोट करें, ये पैसा किसको देंगे? नेस्ले वाले ये पैसा प्रोविंस को पकड़ाएंगे या ये पैसा जो है वो डायरेक्ट एम्प्लॉय को पकड़ाएंगे? किसी बास्केट में नहीं रखेंगे, डायरेक्ट किसको पकड़ाएंगे और फिर प्रोविंस उसको बांटेगा। देखने में बिल्कुल बेनिफिट मिलना चाहिए, बट यहाँ नहीं, किसी और जगह लॉ ने कुछ इसको बेनिफिट दे दिए हैं जो हमारे स्कोप में नहीं है। अब जरा इंग्लिश दोबारा पढ़ें गौर करके। नो डिडक्टेबल अलाउंस विल बी अलाउड फॉर द अमाउंट ऑफ WWF पेड टू सूबा। सूबे को WWF के पैसे दे दिए, देने वाला कौन है? बाय ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो 2-3 जगह सेटअप हुई भी है। और नीचे भी नो डिडक्टेबल अलाउंस विल बी फॉर अमाउंट ऑफ WWF, ये आपने हाईलाइट किए। 2 में क्या आ रहा है और बाय में क्या आ रहा है? देने वाला कौन है? लफ्ज याद करने, बोले ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट। देने वाला कौन है और मिल किसको रहा है? प्रोविंस को। ठीक है जी, इट्स ओवर। पास पेपर्स की तरफ आए। अच्छा, ये नॉट मोर देन इधर आए जरा पेज 7 पे। एक पेज से हम ज्यादा नहीं पढ़ रहे, एक पेज बड़ा कंफर्टेबली बंदा याद कर सकता है। इस पेज 7 पे आप आ जाएं तो ये तो 6-7 लाइनें तो वैसे ही निकल गई, ऊपर 2 लाइनें पड़ी हुई हैं। ये हेड्स ऑफ इनकम 5 है, ये आपको वैसे ही याद थे, तो याद करें साथ साथ। अगर याद नहीं करेंगे तो मसला आएगा, और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये देख लें पास्ट पेपर के जो सवाल आ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन 26 है, ब्रीफली डिस्क्राइब द नॉर्मल ईयर, द स्पेशल ईयर, द ट्रांजिशनल ईयर। अब ये रट्टा है, अब अगर आपका नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी इसके अंदर। अब कुछ बच्चे सवाल पूछ रहे हैं कि हम अपने अल्फाज के अंदर लिख के आ सकते हैं,
तो मोहतरम अपने अल्फाज के अंदर आप लिख के जो है वो आएंगे तो बड़ा रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे रेजिडेंट इंडिविजुअल की डेफिनेशन है, रेजिडेंट इंडिविजुअल की डेफिनेशन, कोशिश करें लॉ के अल्फाज याद करने की, ठीक है। आप रेजिडेंट इंडिविजुअल की जो डेफिनेशन फिलहाल जहन में आ रही है वो जरा लिखवा दो आपके। हाँ, an individual is a resident individual for a tax year if individual is present in Pakistan for a period or period in aggregating 183 days और आगे इन द टैक्स ईयर। एक्सेलेंट, इन्होंने सारे पॉइंट कवर कर लिए जी। अच्छा, प्रेजेंट इन पाकिस्तान आपने जरूर लिख के आना होगा पेपर में, इसके मार्क्स होंगे। खाली ये नहीं लिख के आना होगा प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड ऑफ 183 डेज। इसका मतलब ये होगा कि उसने इकट्ठे रहना है, फॉर अ पीरियड ऑफ और पीरियड अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू, ये बात भी लिख के आनी पड़ेगी। 183 डेज भी लिख के आना पड़ेगा और मोर भी लिख के आना पड़ेगा, वरना 183 डेज से तो गलत डिसीजन हो जाएगा। और इन द टैक्स ईयर का लफ्ज तो लिख के आना ही पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश करें जिस हद तक हो सके लॉ के अल्फाज को याद करने की। बाकी बंदा एफर्ट ही कर सकता है और क्या हो सकता है। आप जैसे ही लोग हैं, पहले पढ़ रहे हैं, पास हो रहे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं होती। बस जितनी एफर्ट है वो करने की कोशिश तो करें।